दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है। दिल्ली सरकार बिजली सब्सिडी की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव पर विचार कर रही है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी का लाभ अपने आप मिलने के बजाय उसे जारी रखने के लिए हर वित्तीय वर्ष में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है। यानी अगर उपभोक्ता ने समय पर सब्सिडी लेने का विकल्प नहीं चुना तो उसे सस्ती बिजली की सुविधा से वंचित होना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए, सरकार की योजना ऐसे उपभोक्ताओं को भी विकल्प देने की है जो आर्थिक रूप से सक्षम है और अपनी इच्छा से बिजली सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं। इसके लिए एक वेबसाइट तैयार किए जाने पर विचार किया जा रहा है और इस पोर्टल के जरिए उपभोक्ता सब्सिडी लेने या उसे छोड़ने का विकल्प चुन सकेंगे। बिल्कुल, और देखिए, प्रस्तावित सिस्टम में सब्सिडी पाने के इच्छुक उपभोक्ताओं को हर वित्तीय वर्ष में अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और सरकार का यहाँ पर मानना है कि इससे वे लोग स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ सकेंगे और जिन्हें इसकी जरूरत नहीं है। और इस व्यवस्था का सबसे अहम पहलू ये है कि सब्सिडी डिफॉल्ट रूप से जारी रहने के बजाय उपभोक्ता के विकल्प से जुड़ सकती है। हालांकि देखिए, अभी ये प्रस्ताव विचार के स्तर पर है और सरकार की ओर से अंतिम नियम लागू नहीं किए गए हैं। अभी तो विचार फिलहाल किया जा रहा है और दिल्ली की मौजूदा बिजली सब्सिडी योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को हर महीने 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलती है। तो वहीं 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 50% सब्सिडी फ्री दी जाती है, जो उसकी अधिकतम सीमा 800 रुपए होती है। यानी कि देखिए, प्रस्तावित बदलाव का असर खासतौर पर उन लाखों घरेलू उपभोक्ताओं पर पड़ सकता है जो अभी बिजली सब्सिडी का लाभ उठा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ऋषिका ये भी खड़ा हो जाता है कि सरकार क्यों करना चाहती है बदलाव, आखिर क्या जरूरत है? अभी तो चल ही रहा है तो बदलाव क्यों करना है? तो अधिकारियों के मुताबिक पिछले कुछ वर्षों में दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या बढ़ गई है, जिसके साथ सरकार पर बिजली सब्सिडी का वित्तीय बोझ भी बढ़ा है। फरवरी 2026 तक बिजली सब्सिडी के लिए आवंटित राशि 4,37,000.63 करोड़ रुपए तक पहुंच गई थी और मौजूदा वित्तीय वर्ष 2026 से 27 के लिए सरकार ने बिजली सब्सिडी मद में 3,500 करोड़ रुपए का बजट रखा है और बिजली में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं की संख्या भी 73 लाख से ज्यादा बताई जा रही है और पिछले एक दशक में कुल बिजली उपभोक्ताओं की संख्या में करीबन 40% तक की वृद्धि बताई जा रही है। तो देखिए, पहले भी ये जो सब्सिडी की स्कीम है, जो व्यवस्था है, वो बदली जा चुकी है। वो कैसे, वो समझिए। दिल्ली में बिजली सब्सिडी को लेकर ऐसा बदलाव पहली बार नहीं हो रहा है। वर्ष 2022 में तत्कालीन आम आदमी पार्टी सरकार ने भी सब्सिडी को उन घरेलू उपभोक्ताओं तक सीमित किया था जिन्होंने इसके लिए आवेदन किया था। जो वो वक्त था, उस समय सब्सिडी लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपनी सहमति देनी होती थी। अब एक बार फिर सब्सिडी को लेकर नई व्यवस्था पर चर्चा शुरू हो चुकी है। सरकार का उद्देश्य साफ है कि जरूरतमंद उपभोक्ताओं को राहत जारी रखने के साथ साथ उन सक्षम लोगों को सब्सिडी छोड़ने का विकल्प देना है जो सरकारी सहायता नहीं लेना चाहते। उपभोक्ताओं को क्या ध्यान रखना होगा इन बातों का, वो आप समझिए। अगर प्रस्तावित व्यवस्था लागू होती है तो दिल्ली के बिजली उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल और सरकार की ओर से जारी होने वाली जानकारी पर नजर रखनी होगी। सब्सिडी जारी रखने के लिए निर्धारित वक्त के अंदर रजिस्ट्रेशन का जो विकल्प है वो चुनना जरूरी हो सकता है। देखिए, और हालांकि अभी ये फैसला जो है अंतिम रूप से लागू नहीं हुआ है। सरकार की ओर से नियम और सीधे तौर पर रजिस्ट्रेशन की तारीख, वेबसाइट और आवेदन की पूरी प्रक्रिया की आधिकारिक घोषणा होने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि उपभोक्ताओं को किस तरह और कब रजिस्ट्रेशन करना होगा। यानी कि अभी विचार किया जा रहा है। अब इसको लेकर सीधे तौर पर जानकारी पूरी तरीके से सामने नहीं आई है कि आप बिल्कुल, अभी जानकारी सीधे तौर पर साफ और सामने नहीं आई है कि चेंजेस होंगे तो क्या होंगे। हालांकि प्रिय, अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए एक और महत्वपूर्ण जानकारी, एक और महत्वपूर्ण खबर, स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर रहने वाली है, वो अपने दर्शकों को बताते हैं और आगे की जानकारी हम दे रहे हैं कि देखिए, इन दिनों वेदर जो मानसून है वो एक्टिव है और ऐसे में बीमारियां लगातार बढ़ रही है। तो राजधानी दिल्ली में इन दिनों स्वाइन फ्लू और वायरल बुखार के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। मौसम में बदलाव के बीच बड़ी संख्या में लोग बुखार, खांसी, गले में खराश, सांस से जुड़ी परेशानियों की शिकायत लेकर अस्पताल पहुंच रहे हैं। तो देखिए, दिल्ली में अब तक इन्फ्लुएंजा ए के 2392 मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें 1777 मामले स्वाइन फ्लू यानी कि
देखिए, जिस तरीके से बढ़ते मामलों को देखते हुए अब दिल्ली सरकार ने निगरानी बढ़ाने के साथ साथ अस्पतालों और संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के अब निर्देश दे दिए हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सीधे तौर पर इस पूरे मामले को लेकर कहते हुए नजर आए कि केंद्र और दिल्ली सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। सरकार के मुताबिक राजधानी के अस्पताल किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अस्पतालों में डॉक्टरों, बेड और जरूरी दवाइयों की पूरी तरीके से उपलब्धता है। ये सीधे तौर पर इसको लेकर भी निर्देश दिए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग का यहाँ पर कहना है कि फिलहाल मरीजों के इलाज और निगरानी के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं मौजूद हैं। और जिस तरीके से ये पूरा वायरस देखने को मिल रहा है और इसी का देखा जाए आज के समय पर जो है हम हर दूसरे व्यक्ति को सुन रहे हैं कि बुखार, खांसी, जुकाम, ये सभी चीजें जो है देखने को मिल रही है, सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग इसे वायरल समझ रहे हैं, कुछ लोग सोच रहे हैं कि मौसम की वजह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम आप लोगों से भी कहेंगे अब जिस तरीके से ये H1N1 वायरस जो है बढ़ रहा है पिछले साल के मुताबिक, तो अगर आपको कोई भी सिम्टम्स महसूस होते हैं, यानी कि पेट दर्द हो रहा है, शरीर में थकान हो रही है, पैरों में ऐसा लग रहा है कि जान नहीं है, चक्कर जैसा फील हो रहा है, तो आप बिल्कुल डॉक्टर के पास जाइए और अपना इलाज जरूर करवाइए। बिल्कुल, देखिए, इन्फ्लुएंजा के मामलों पर रोजाना जो नजर है वो सरकार की तरफ से भी रखी जा रही है। दिल्ली में इन्फ्लुएंजा और गंभीर सांस संबंधी बीमारियों के मामलों की लगातार निगरानी यानी कि मॉनिटरिंग हो रही है। दिल्ली राज्य स्वास्थ्य मिशन और IDSP के माध्यम से पोर्टल पर मामलों की रोजाना रिपोर्टिंग और मॉनिटरिंग की जा रही है। इसका उद्देश्य संक्रमण के मामलों में होने वाली किसी भी अचानक बढ़ोतरी का समय रहते पता लगाना और उसके अनुसार स्वास्थ्य सुविधाओं को तैयार करना है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग ने मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारियों, जिला निगरानी अधिकारियों और अस्पतालों को भी एडवाइजरी जारी कर दी है। अधिकारियों को संदिग्ध मामलों की पहचान, जांच, रिपोर्टिंग और फॉलोअप पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है। स्वास्थ्य कर्मियों को भी इन्फ्लुएंजा के लक्षण और मरीजों के फॉलोअप प्रोटोकॉल को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। देखिए, और लोगों को भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने की सलाह दी जा रही है। अगर आप जाते हैं अपने घर से बाहर तो मास्क का प्रयोग बिल्कुल करें और बढ़ते संक्रमण को देखते हुए दिल्ली सरकार ने आम लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है। लोगों से कहा गया है कि वे भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें और जरूरत पड़ने पर मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकने की सलाह दी गई है। सरकार ने अब लोगों को नियमित रूप से साबुन से हाथ धोने और आंख और नाक को बार बार छूने से बचने तथा श्वसन संबंधित बीमारी से पीड़ित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से बचने की सलाह दी है। सार्वजनिक स्थानों पर नहीं थूकने और पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेने की भी सलाह अब यहाँ पर दी गई है। तो आपको खान पान का भी ध्यान रखना है। अगर आप भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए और जिन लोगों के अंदर ऐसे सिम्टम्स है तो फिलहाल कुछ वक्त के लिए उन लोगों से दूरी जरूर बनाएं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार बुखार के साथ अगर खांसी, गले में खराश, सिर दर्द, शरीर में दर्द या सांस लेने में परेशानी हो रही है तो इसे सामान्य वायरल समझकर नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करें। ऐसे लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से सलाह जरूर लें। खासकर छोटे बच्चे, बुजुर्ग, पहले से किसी बीमारी से पीड़ित लोग और संक्रमण गंभीर रूप उन पर हावी हो सकता है, यानी कि उनको ये जो चीजें हैं, लक्षण हैं, जल्दी ग्रैब कर सकते हैं और ऐसे लोगों में लक्षण दिखाई देने पर चिकित्सकीय सलाह लेने में देरी इन लोगों को नहीं करनी चाहिए। वायरल बुखार के मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी में सिर्फ स्वाइन फ्लू ही नहीं बल्कि वायरल बुखार के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी की जानकारी भी सामने आ रही है। इसको देखते हुए दिल्ली के विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर संक्रमण की रोकथाम और जागरूकता अभियान तेज करने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। बिल्कुल, और देखिए अब MCD, NDMC, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड, शिक्षा विभाग, DDA समेत अन्य संबंधित विभागों को इन्फ्लुएंजा की रोकथाम के लिए जन जागरूकता, सूचना और शिक्षा से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए अब सीधे तौर पर जानकारी दी गई है और कहा गया है अस्पतालों में बढ़ाई गई है सतर्कता। राजधानी के बड़े अस्पतालों में भी फ्लू जैसे लक्षणों वाले मरीजों की जांच और निगरानी की जा रही है। LNJP अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड उपलब्ध है और अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर के अनुसार बुखार के कारण अस्पताल पहुंचने वाले ज्यादातर मरीजों को भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। पर बात करूं मैं बच्चों की और बुजुर्ग लोगों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये काफी परेशानी बनकर सामने आ रहा है।
बिल्कुल प्रिया, अब आगे बढ़ेंगे और एक महत्वपूर्ण जानकारी जो कि दिल्ली मेट्रो से जुड़ी हुई है। खबर क्या है, ध्यान से सुनिएगा। दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की अब तैयारी की जा रही है। अब मेट्रो स्टेशनों पर लगे सीसीटीवी कैमरे केवल घटनाओं की रिकॉर्डिंग तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि संदिग्ध और असामान्य गतिविधियों की पहचान कर अलर्ट देने में भी सक्षम होंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन यानी कि DMRC ने लाइन 1, लाइन 3 और लाइन 4 के 76 स्टेशनों के साथ डिपो ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर यानी कि OCC और बैकअप कंट्रोल सेंटर यानी कि BCC में मौजूदा एनालॉग सीसीटीवी सिस्टम को आधुनिक IP आधारित निगरानी प्रणाली में बदलने की एक नई प्लानिंग की है। बिल्कुल देखिए, नई व्यवस्था लागू होने के साथ मेट्रो परिसर में सुरक्षा निगरानी का दायरा पहले के मुताबिक काफी बढ़ जाएगा। कैमरों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ उनमें आधुनिक वीडियो एनालिटिक्स की सुविधा भी अब जोड़ी जाएगी। सिर्फ रिकॉर्डिंग नहीं, गतिविधियों की पहचान भी। और नई तकनीक वाले कैमरे कई तरह की असामान्य गतिविधियों को पहचान सकेंगे। इनमें ट्रैक पर किसी व्यक्ति का जो है सीधे तौर पर आ जाना या लावारिस वस्तु का पड़ा होना, अचानक ज्यादा भीड़ जमा हो जाना, लंबी कतार लगना और कैमरे के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं शामिल हैं। बिल्कुल देखिए, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी स्थान पर असामान्य रूप से लंबे वक्त तक खड़ा रहता है या ट्रेन की मौजूदगी नहीं होने पर कोई व्यक्ति ट्रैक पार करने की कोशिश करता है, तो सिस्टम ऐसी गतिविधियों को पहचान सकेगा। इससे सुरक्षा कर्मचारियों को हर कैमरे की स्क्रीनिंग लगातार मैन्युअली देखने की जरूरत कम होगी और संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर वे तेजी से एक्शन भी ले सकेंगे। देखिए, सामान्य गतिविधियों से अलग हरकत भी कैमरे में कैप्चर होगी। नई निगरानी प्रणाली की खासियत ये होगी कि कैमरे में असामान्य जो सामान्य गतिविधियों के पैटर्न को समझने के बाद उससे अलग होने वाली जो गतिविधियां हैं, जो गलत चीजें हैं, वो भी कैमरा कैप्चर करेगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी स्टेशन के किसी हिस्से में सामान्य तौर पर यात्रियों की आवाजाही एक निश्चित पैटर्न में होती है और अचानक वहां असामान्य भीड़ जमा हो जाती है, तो सिस्टम इसे पहचान कर निगरानी टीम को अलर्ट उपलब्ध करा सकता है। बिल्कुल देखिए, तकनीकी दस्तावेज में एक साथ कई तरह के वीडियो एनालिटिक्स चलने की जो है सीधे तौर पर क्षमता का यह भी प्रावधान किया गया है। 76 स्टेशनों पर बदलेगी अब निगरानी व्यवस्था। DMRC के दस्तावेज के अनुसार संबंधित स्टेशनों और अन्य परिसरों में फिलहाल 2531 एनालॉग CCTV कैमरे लगाए गए हैं। नई व्यवस्था में इसकी संख्या बढ़ाकर 3997 कैमरे किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। अब ये नई व्यवस्था देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं लोगों को इसका काफी फायदा भी होता हुआ नजर आएगा। अब इसी के साथ हम खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट्स आपको दे देते हैं। देखिए, दिल्ली NCR में रविवार सुबह हुई बारिश के बाद कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। बारिश के दौरान जलभराव वाले हिस्सों में वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ सकती है और पीक आवर्स में लंबा जाम लगने की स्थिति भी बन सकती है। हाल ही में बारिश में दिल्ली के कई प्रमुख कॉरिडोर पर ट्रैफिक की रफ्तार काफी धीमी नजर आई थी। इन रास्तों पर खास सावधानी बरतें। अभी भी आप देखिए, जहां आप जा रहे हैं, क्या आपके रास्ते में जो ट्रैफिक वाले रास्ते हैं क्या वो तो नहीं आ रहे। नेशनल हाईवे 48 धोला कुआं से रजोकरी फ्लाईओवर, बारिश के दौरान यह दिल्ली गुरुग्राम कनेक्टिविटी का सबसे संवेदनशील रूट बन सकता है। यहाँ वाहन धीमे चलने से लंबा ट्रैफिक बैकअप बन सकता है। कालिंदी कुंज और आसपास का इलाका, नोएडा से दिल्ली आने जाने वाले यात्रियों को कालिंदी कुंज की तरफ अतिरिक्त यानी कि थोड़ा ज्यादा वक्त लेकर, एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलना चाहिए। बारिश और जलभराव की स्थिति में इस कॉरिडोर पर ट्रैफिक की रफ्तार प्रभावित हो सकती है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे यानी कि दिल्ली और गाजियाबाद के बीच आने जाने वाले लोगों को बारिश के दौरान एक्सप्रेसवे और उससे जुड़े जंक्शनों पर ट्रैफिक की स्थिति देखकर निकलने की सलाह है। हाल ही की बारिश में यहाँ भी ट्रैफिक प्रभावित होता हुआ नजर आया था। देखिए, इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और आपको आगे के रूट भी बताएंगे कि कौन कौन से रूट और प्रभावित रहने वाले हैं। ये बात तो हमने ट्रैफिक को लेकर कर ली और बताया किस तरीके से जो है रूट प्रभावित रहने वाले हैं। अब जान लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए, दिल्ली के फार्म हाउस मालिकों के लिए अब मास्टर प्लान 2047 में बड़ा बदलाव किया गया है। नए प्रावधानों के तहत अब 4000 वर्ग मीटर यानी करीब 1 एकड़ के प्लॉट को जो है सीधे तौर पर लो डेंसिटी प्लॉट के रूप में मानते हुए फार्म हाउस के विकास और निर्माण के लिए नए विकास नियंत्रण मानक तय किए गए हैं। और इन बदलावों से छोटे आकार के फार्म हाउस प्लॉट मालिकों को पहले के मुताबिक निर्माण की नई संभावनाएं अब मिलती हुई नजर आ सकती हैं। अब नई चीजें क्या है, नई शुरुआत क्या है, वो ध्यान से समझिए। नए नियमों के अनुसार 4000 वर्ग मीटर के जो प्लॉट हैं
उन प्लॉटों पर 20 तक फ्लोर एरिया रेशियो यानी कि फार बिना अतिरिक्त शुल्क के लेने की व्यवस्था की गई है। अगर मालिक फार को 20 से बढ़ाकर अधिकतम 30 तक करना चाहता है तो निर्धारित अतिरिक्त शुल्क का भुगतान उसको करना होगा। पुराने नियमों में कितना बदलाव किया गया है? अब देखिए, अब तक पुराने लो डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया में फार्म हाउस के लिए न्यूनतम प्लॉट जो आकार है 2.5 एकड़ यानी कि करीब 10,117 वर्ग मीटर रहा है। इसके मुकाबले एमपीडी 2047 में 4,000 वर्ग मीटर की सीमा काफी कम है, यानी करीब 1 एकड़ के प्लॉट को भी नए प्रावधानों के तहत लो डेंसिटी प्लॉट के तौर पर विकसित करने का रास्ता खुलता नजर आ रहा है। नए नियमों में 4,000 वर्ग मीटर के फार्म हाउस प्लॉट पर 20 फार तक निर्माण की अनुमति प्रशासन की तरफ से दी गई है। हालांकि निर्माण के साथ ग्राउंड कवरेज, हरित क्षेत्र, सेटबैक और सड़क की चौड़ाई जैसी शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा। बिल्कुल। और देखिए, आपको ये भी बता दें कि 4,000 वर्ग मीटर प्लॉट पर 400 वर्ग मीटर तक ग्राउंड कवरेज। नए प्रावधानों में 20 फार तक के मामले में अधिकतम 10% ग्राउंड कवरेज की अनुमति होगी, यानी 4,000 वर्ग मीटर के प्लॉट पर अधिकतम 400 वर्ग मीटर जमीन पर भवन का ग्राउंड कवरेज किया जा सकेगा। अगर मालिक अतिरिक्त शुल्क देकर फार को 20 से बढ़ाकर 30 तक करता है तो उसे अतिरिक्त 5% ग्राउंड कवरेज की अनुमति मिल सकती है। इस स्थिति में 4,000 वर्ग मीटर के प्लॉट पर अधिकतम 600 वर्ग मीटर तक ग्राउंड कवरेज हो सकता है। भवन की अधिकतम ऊंचाई 12 मीटर निर्धारित की गई है और इससे ये सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि लो डेंसिटी क्षेत्र में अत्यधिक ऊंची इमारतों का निर्माण न हो और आधे प्लॉट में हरियाली रखना अनिवार्य है। क्योंकि ग्रीनरी को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है तो नए नियमों में निर्माण की अनुमति के साथ पर्यावरण और हरियाली पर भी खास फोकस है। फार्म हाउस के प्लॉट का कम से कम 50% हिस्सा हरित क्षेत्र के रूप में रखना कंपलसरी कर दिया गया है। इसका मतलब साफ है कि 4,000 वर्ग मीटर के प्लॉट में कम से कम 2,000 वर्ग मीटर क्षेत्र हरियाली के लिए सुरक्षित रखना होगा। इससे फार्म हाउस इलाकों में हरित क्षेत्र बनाए रखने और अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सेटबैक के नियम भी रहेंगे लागू। अब नियम क्या है, क्या बदलाव है, क्या चेंजेस है, वो आप समझिए। फार्म हाउस के निर्माण में सेटबैक के नियमों का भी पालन करना अनिवार्य होगा। प्लॉट के सामने की तरफ कम से कम 15 मीटर का सेटबैक रखना जरूरी है। बाकी 3 दिशाओं में 5-5 मीटर का सेटबैक अनिवार्य रहने वाला है। इसका उद्देश्य भवनों के बीच पर्याप्त खुली जगह बनाए रखना और फार्म हाउस क्षेत्रों में बेहतर वेंटिलेशन तथा पहुंच सुनिश्चित करना है। देखिए, बिल्कुल। और 2 मुख्य आवासीय इकाइयों की अनुमति भी जान लीजिए आखिर है क्या। नए प्रावधानों के तहत 4,000 वर्ग मीटर के फार्म हाउस प्लॉट पर 20 फार के साथ अधिकतम 2 मुख्य आवासीय इकाइयां बनाई जा सकती हैं और अगर फार्म हाउस मालिक अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करके फार को 20 से बढ़ाकर 30 तक करता है तो उसे एक अतिरिक्त आवासीय इकाई बनाने की अनुमति मिल सकती है और इस तरह अधिकतम 3 आवासीय इकाइयां बनाई जा सकेंगी। तो ये हमने बात की किस तरीके से हरित को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब देखिए, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बात करेंगे अब वेदर की, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में आज एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। कल भी हमने तस्वीरें देखी थी और कल भी हमने आपको दिखाया था किस तरीके से दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला और आज भी वही तस्वीरें सुबह से सामने आ रही है। राजधानी और आसपास के कई इलाकों में सुबह सुबह हल्की से मध्यम बारिश और बूंदाबांदी देखने को मिली, जिससे मौसम सुहाना हो गया है और उमस भरी गर्मी से कहीं न कहीं लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई है। बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में भी दिल्ली एनसीआर में अब मौसम बदलता हुआ नजर आएगा। बादल नजर आएंगे, हल्की बारिश की संभावना सीधे तौर पर मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो मानसून की सक्रियता के बीच रविवार को दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश देखने को मिली है। इससे सुबह के समय तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और देखिए, मौसम ठंडा भी महसूस हो रहा है, यानी कि ठंडक थोड़ी बहुत फील हो रही है। हालांकि दिन चढ़ने के साथ उमस बढ़ने की संभावना भी बनी हुई है, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार रविवार यानी कि आज दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का जो सिलसिला है वो जारी रह सकता है। यानी कि सुबह ही नहीं बल्कि दिन, शाम को और रात को भी आप ऐसे ही ठंडक भरा मौसम महसूस कर सकेंगे। तो देखिए, अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है आईएमडी की तरफ से।
सुबह के वक्त वातावरण में नमी काफी अधिक रही, करीब 88% नमी रही है, दर्ज की गई है नमी, जबकि हवाओं की रफ्तार लगभग 2 किलोमीटर प्रति घंटे रही। बारिश के कारण सुबह के वक्त मौसम में ठंडक महसूस जरूर हुई है और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली है। प्रिया, हमने कल भी देखा था बारिश हुई, लेकिन दिन में गर्मी उमस भरी, कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट था काफी चेंज होने लगा था, ह्यूमिडिटी हो चुकी थी, लेकिन आज कहीं ना कहीं राहत के आसार नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह बारिश हुई थी और अब कहा यह भी जा रहा है कि दिन और शाम और रात के वक्त भी मौसम कुछ इसी तरह का सुहावना रहने वाला है। बिल्कुल, देखिए अभी हमने कल भी बारिश देखी, आज भी मौसम का मिजाज बदलता हुआ नजर आया। बात सोमवार की यानी कि कल की कर लेते हैं। कल भी बारिश के पूरे आसार जताए गए हैं। मौसम विभाग ने 24 अगस्त को भी दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना जताई गई है, यानी कि देखिए ओवरऑल देखिए तो मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आ रहा है। जो तपती गर्मी देखने को मिल रही थी उससे कहीं ना कहीं अब लोगों को राहत मिलती हुई नजर आई है। अब इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की भी अपडेट्स आपको दे देते हैं। अब बात करेंगे सोने और चांदी की, शिका, क्योंकि जिस तरीके से सोने और चांदी के दामों में लगातार फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, दाम कभी बढ़ रहे हैं कभी गिर रहे हैं। तो सोने के दाम आपके टीवी स्क्रीन पर है। भी फिलहाल 1,63,240 प्रति 10 ग्राम 24 कैरेट सोना ये बना हुआ है। बिल्कुल, देखिए चांदी के दाम भी अपने दर्शकों को बता देते हैं। 2,60,000 प्रति किलो आपको चांदी का जो ये प्राइस है मार्केट में देखने को मिल जाएगा। देखिए गोल्ड के दाम में प्रिया लगातार जो बढ़ाव है, यानी कि जो लगातार जो दाम चेंज हैं, जो बढ़ोतरी है वो देखने को मिल रही है। हालांकि जो चांदी है कल भी कुछ इसी दाम के आसपास बनी हुई थी, आज भी वही दाम है, लेकिन गोल्ड के दाम बढ़ रहे हैं। लगभग 1 से 2,000 दाम आज बढ़ते हुए नजर आए हैं। अब हमने आपको ये गोल्ड चांदी का रेट बताया कि मार्केट में अगर आप जाएंगे आपको क्या कुछ प्राइस वैल्यू मिलेगी। लेकिन अब बात करेंगे पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की, कि पेट्रोल, डीजल, सीएनजी का मार्केट में क्या कुछ प्राइस है। और पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के दाम आपको बताते हैं, तो ये आपको बताते हैं देखिए कि दिल्ली में पेट्रोल का क्या कुछ दाम बना हुआ है और डीजल की क्या प्राइस है, सीएनजी के क्या प्राइस है। पेट्रोल की बात करें 102 रुपए 12 पैसे, डीजल की बात करें 95 रुपए 30 पैसे, सीएनजी की बात करें 83 रुपए 9 पैसे। वहीं नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में पेट्रोल 102.12 पर लीटर बना हुआ है, डीजल 95.56 पर लीटर, साथ ही सीएनजी 91.70 पर केजी। वहीं गुरुग्राम में पेट्रोल जितना नोएडा में बना हुआ है करीबन उतना ही है, 102.97 पर लीटर, साथ ही डीजल 95.44 पर लीटर और सीएनजी बनी हुई है 88.12 पर केजी। तो ये दाम दिल्ली, नोएडा और गुरुग्राम के आपके टीवी स्क्रीन पर।